नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। बिहार इलेक्शन के अलावा और कोई बात करना इस समय थोड़ा बेईमानी होगी, क्योंकि मूल रूप से हम सब लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, पॉलिटिक्स को ज़्यादा समझते हैं और ऐसे में बिहार में इलेक्शन में जो बहुत अफ़रा-तफ़री ख़ास करके एनडीए में मची हुई है, उसको लेके बात करना आपके साथ ज़रा ज़रूरी है। जो सीटों का बँटवारा हुआ, उसपे 101 सीट बीजेपी, 101 सीट एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ, 101 सीट जनता दल की, तो हुई 202 सीट। अब क्या हुआ? 29 सीट कहा गया कि देंगे हम चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, तो हो गई 231 सीट। अब बची 12, 7 और 5। इस हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बीच में, जीतन राम मांझी को 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटों से करके ये अ, जो मतलब सीट का बँटवारा था वो इस तरह से हो गया। उम्मीद ये थी बीजेपी के नेतृत्व को, उनको देखिए, जो चालूपना कहता है ना शातरानापन, उन्होंने क्या किया कि चिराग पासवान को 29 सीट दे दी। अब ये कहा कि भई चिराग पासवान भी पार्ट ऑफ एनडीए हैं, उनको तो अकोमोडेट करना ही है, तो इसलिए हमें उनको 29 सीट देनी है। सीट कम किसकी हुई? सीट कम हुई जनता दल यू की, सीट कम हुई बीजेपी की। मैं जीती हुई सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कितनी सीट किसने 2020 के चुनाव में लड़ी थी। याद के लिए बता दूँ जिससे एक आपको ओवरऑल चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। पिछला जब चुनाव हुआ था, तो जनता दल यू 115 सीट, भाजपा 112 सीट, वीआईपी इन जो मुकेश सहनी की पार्टी थी 11 सीट, हम जीतन राम मांझी 7 सीट। अब ये तो हो गया 3 का, तो जनता दल यू को 115 से ले आया गया 101 पे, 14 सीट का नुकसान। बीजेपी 110 से 101 पे, 9 सीट का नुकसान। कहने को वीआईपी चली गई, तो वीआईपी की 11 सीटें, हम की 7 में 7 रहीं, तो उस 11 में से 5 दे दी गईं उपेंद्र कुशवाहा को, तो बची 6 सीटें। तो इन सबको मिला-जुला के लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें दी गई। अ, मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी पिछली बार 134 34 सीट पे लड़ी थी। उसने मुख्य रूप से 115 सीट जो जनता दल यू की थी, उसपे अपने उम्मीदवार लड़ाए थे और कहीं-कहीं बीजेपी को फ़ायदा दिलाने के लिए अपने उम्मीदवार लड़ाए थे। स्ट्रैटेजिकली वो सारे, और ऐसा कहा जाता है कि जो बीजेपी के चाणक्य हैं, उन्होंने ही सीट सिलेक्शन, उन्होंने भी उम्मीदवार सिलेक्शन, उन्होंने ही पूरे चुनाव का प्रबंधन उन्होंने ही खुद किया था और वो इसमें कामयाब रहे थे अगर बीजेपी की दृष्टि से देखें, कि उन्होंने नीतीश कुमार को की सीटों को बहुत कम कर दिया था। उनको स्ट्रैटेजिकली बहुत ही रिड्यूस कर दी थी उनकी ताकत। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि वो नीतीश कुमार को हटा नहीं पाए और नीतीश कुमार ही अंतोगत्वा मुख्यमंत्री बने रहे और फिर बाद में जब वो अ, ऐसा लगा एक समय उनको, नीतीश कुमार को लगा कि उनकी गद्दी खतरे में है, तो उन्होंने भाग भाग के इंडिया गठबंधन का दामन थामा। वहाँ उन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि विपक्ष के सारी पार्टियों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे एकत्र किया और फिर उनको जब लगा कि उनके यहाँ से बहुत से लोग बीजेपी में अगर वो नहीं गए, तो वही टूट के चले जाएँगे, तो वो फिर भाग के वापस एनडीए में आ गए। और तब से उनको एक खराब नाम भी मिल गया, पलटू राम से उनको कहा जाने लगा, जो इससे पहले नहीं था। अगर याद करिए तो उनको सुशासन बाबू और क्या-क्या कहा जाता था। अब जो मेरी जानकारी है, उसके अनुसार, और जो अब तो कुछ चीज़ें सार्वजनिक हो गई हैं। सार्वजनिक चीज़ों में ये सबसे पहली चीज़ है कि बीजेपी ने ऑलरेडी ये घोषणा कर दी है, नीतीश कुमार के पार्टी ने, कि वो 101 सीट तो उसने जो गठबंधन में मिली मिली है वो मिलेंगी ही। वो 5 सीट पे लोक जनशक्ति पार्टी की जो सीटें मिली उस पे भी अपना कैंडिडेट उतार रही है। तो 101 और 5 106, अब बची 9 सीटें। मेरी निश्चित जानकारी ये है कि नीतीश कुमार हर हालत में 115 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। वो 9 सीटें अभी और लड़ेंगे, हो सकता है डिक्लेयर ना करें, लेकिन जनता दल यू का सिंबल से कोई ना कोई लड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बीजेपी का जो गेम प्लान था, वो सब कुछ नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल स्पष्ट है, सबके सामने है। बीजेपी क्या कर रही है कि 110 से 101 पे आके 29 सीट और ले रही है।
चिराग पासवान की। तो बीजेपी अंततोगत्वा 130 सीट पे लड़ रही है। 101 प्लस 29 130 सीट पे। क्योंकि इन सारी सीटों का प्रबंधन, चुनाव अभियान, पैसा, रुपया, कौड़ी, आदमी, जन, धन, ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम चाणक्य करेंगे और वहाँ पे केवल ताली बजाने का काम चिराग पासवान साहब करेंगे। चिराग पासवान साहब को ये चीज़ें सूट करती हैं कि जैसे उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं, भई इधर भी, उधर भी, यहाँ भी, वहाँ भी कैबिनेट मंत्री बने ही हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों के पीछे नीतीश कुमार को बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से उनको कट टू साइज़ किया था चिराग पासवान ने अ, चाणक्य के कहने पे, वो इस समय नीतीश कुमार बिल्कुल इस मूड में है कि वो उस बात को छोड़ेंगे नहीं। मतलब वो कोई वॉकओवर नहीं देंगे। या वॉकओवर क्या मतलब वो चिराग पासवान को अकोमोडेट करने के लिए किसी भी तरह, किसी भी मूड में नहीं है। और ये बात केवल अ, इन 5 सीटों के लिए नहीं है। चिराग पासवान की जो 29 सीटें हैं, जिसमें टेक्निकली बीजेपी के ही लोग लड़ेंगे, वहाँ पे भी नीतीश कुमार ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि वो 29 सीटें में बीजेपी की हालत खस्ता हो जाए। इसको मतलब वो वहाँ पे चिराग पासवान किस तरह से इलेक्शन हारें, इसमें नीतीश कुमार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये अब स्पष्ट है, सारे लोगों का ये कहना है कि ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को उनकी जगह या उन बदला मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि किया जब चिराग पासवान ने था तो भई आज अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उनको इसमें बुरा भी नहीं लगना चाहिए। तो ये तो हो गई बात इनकी। उधर जीतन राम मांझी जो हैं, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है। हालाँकि वो तो पहले कह रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, 15 सीट, 20 सीट, 25 सीट क्या-क्या माँग रहे थे। लेकिन अंततः 7 सीट पे वो राज़ी हैं, लेकिन उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि 2 सीट हम भी चिराग पासवान के जो जो उनको अलॉट हुई हैं 29 सीट उसमें हम भी लड़ेंगे। तो 5 वो 2 ये और जीतन राम मांझी के यहाँ अगर और प्रेशर आता है तो एक आध सीट का और गड़बड़ी चिराग पासवान के यहाँ हो सकती है। अब चिराग पासवान और जीतन मांझी को बैलेंस करने में बीजेपी की थोड़ी दिक्कत ये हो रही है कि अ, सबसे बड़ी कम्युनिटी जो दलित की है वो पासवान है जिसको चिराग पासवान माना जा रहा है लीड कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जीतन राम मांझी की जो कम्युनिटी है दलित में, वो नंबर 2 पे और उसको भी इग्नोर नहीं कर सकती है बीजेपी। तो अब बीजेपी के लिए दोनों को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इस बीच पीके जो हैं, वो अब बस अपने यहाँ उन्होंने बीजेपी का झंडा नहीं लगाया है, बीजेपी का मंच नहीं लगाया है। लेकिन वो सारे काम कर रहे हैं जिससे बीजेपी का किसी तरह से चुनावी फ़ायदा हो जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब वो एक नया उन्होंने बताना शुरू किया है। उनके 2 ही टारगेट हैं बिहार में। वो या तो पानी पी-पी के नीतीश कुमार को कोसते हैं और दूसरा वो पानी पी-पी के लालू यादव को कोसते हैं। दूसरा उनके यहाँ जो सेकंड इन कमांड हैं बीजेपी के वो सम्राट चौधरी से उनकी उनकी उनको बहुत ही दिक्कत है और फिर उनको बहुत दिक्कत है तेजस्वी यादव से। अब प्रशांत किशोर ने अपना एक नया प्रेडिक्शन और किया है। एक प्रेडिक्शन नहीं, एक उन्होंने जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि अगर उनकी 150 सीट से कम आती हैं, अगर वो कहते हैं 120-130 सीटें भी आती हैं, तो ये उसको हार मानेंगे। कुछ इस तरह की बात कहे हैं। खुद चुनाव से भाग गए हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मतलब भई अगर 150 सीट आपकी आ रही हैं, तो फिर तो मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। मुख्यमंत्री आप बिना मतलब आप पिछले दरवाजे से बनना चाहते हैं। उन्होंने एक अजीब विचित्र सा और उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव राघोपुर से जो लड़ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल सीट है लालू यादव की और तेजस्वी यादव की, उसमें वो तीसरे नंबर पे आएँगे। ये कुछ अजीब सा मतलब अब वो वहाँ पे तेजस्वी यादव को तीसरे नंबर पे ढकेल के तेजस्वी यादव का जो इस समय जो भी इंडिया गठबंधन का बिहार का जो जो आदमी लीड कर रहा है इलेक्शन को उसका नाम तेजस्वी यादव है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। टिकट को लेके किसी भी पार्टी में कहीं पे भी खींचतान रहती है, लेकिन वो खींचतान बातचीत हो रही है, इस हद तक नहीं है कि बातचीत ही टूट जाए। तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में बातचीत है। उसमें इस जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रही है। कंस्ट्रक्टिव रोल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनकी तरफ से कोई इस तरह की धमकी और या नहीं है कि नहीं टूट जाए और हम रिबेल लड़ाएँगे इत्यादि, इत्यादि इस तरह का कुछ नहीं है। वो
सहजता से इलेक्शन लड़ते हैं और केवल सहजता से इलेक्शन अपने यहाँ नहीं लड़ते हैं। पूरे प्रदेश में वो इंश्योर करते हैं कि जो उनकी सहयोगी दल है, जिस गठबंधन में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन ठीक से लड़ा जाए। ये बात मैं सिर्फ़ इसलिए इस इन सब बातों को रेखांकित कर रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन में कोई मेजर दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। उसके उलट एनडीए में खूब दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। एनडीए में बहुत ही विवाद है, आपस में विवाद है, पार्टी में विवाद है। बीजेपी ने अपनी 101 सीटें डिक्लेयर कर दी हैं। नीतीश कुमार, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार 115 सीट पे कम से कम उतारेंगे, वो उसमें बिल्कुल नहीं तैयार हैं कि 115 सीट से कम करें। और ये उन्होंने पहले भी कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो, सीटें तो वो बीजेपी से ज़्यादा लड़ेंगे। वो उन्होंने आज स्पष्ट भी कर दिया जब उन्होंने ये कहा कि 101 सीट तो डिक्लेयर्ड है और 5 सीट वो और चिराग पासवान तो 106 सीट पे तो वो स्वयं ही डिक्लेयर करके बीजेपी से ज़्यादा सीटें लड़ने का मन बना चुके हैं। बिहार का इलेक्शन मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूँ कि जो जो प्रशांत किशोर की तर्ज पे अगर कहूँ, तो ये इलेक्शन कमीशन के सारे कुछ दाँव-पेच के बाद भी, मैं अभी भी बिहार में एडवांटेज इंडिया गठबंधन मान रहा हूँ और इंडिया गठबंधन इसलिए मान रहा हूँ कि ये अपनी तरह का एक अनूठा इलेक्शन हो रहा है, जहाँ पे ना केवल बेरोज़गारी, ना केवल महँगाई, बल्कि बिहार का कास्ट सेंसस, बल्कि अ, बहुत सी बिहार की से बिहार का जो बेरोज़गार युवक है उसके लिए उसका दाँव है और दूसरी तरफ जो एनडीए का एक बार-बार एक इलेक्शन से जस्ट पहले वोटर को डायरेक्ट पैसा देके उसको लगता है कि वो रिश्वत के रूप में वो पैसा दे रहा है और फिर उससे वोट खरीद लेगा। वो वाला दाँव भी यहाँ चला गया है। देखने वाली बात ये है कि वो जो कह रहे हैं कि 80 लाख की 85 लाख की 1 करोड़ महिलाओं के खाते में जो डायरेक्ट पैसा दिया जा गया है, उसका असर कितना होता है। दूसरी तरफ ये है कि इंडिया गठबंधन में एकजुटता है। वोट चोरी का आरोप उन्होंने एनडीए के ऊपर, खास करके मोदी जी के ऊपर ठीक से चिपका दिया है कि वोट चोरी के द्वारा ही वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो उस क्रेडिबिलिटी को कहीं न कहीं डेंट तो लगा ही है। तो ऐसे में बिहार का इलेक्शन इम्पोर्टेंट हो गया है। बिटवीन मतलब साख की बात के लिए, लॉन्ग टर्म उसके लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच, क्योंकि बिहार के इलेक्शन में अगर एनडीए हारता है, तो मोदी जी की पकड़ दिल्ली में कमज़ोर ज़रूर होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी का जो स्ट्रैंगल होल्ड है कि जो चाहे वो करा रहे हैं, गुजरात में सबको हटा दो। गुजरात का वो बहुत से लोगों का ये मानना है कि गुजरात में सबका इस्तीफ़ा लेके नया मंत्रिमंडल बना रहे हैं। वो एक तरह से बिहार की नाकामी को या बिहार के मुद्दों को वो कम से कम टॉकिंग पॉइंट बनाना चाह रहे हैं, इसलिए भी वो कुछ इधर-उधर ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।